हेलो दोस्तों, नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा आपको पता है कि हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है वो मई और जून में होने वाला है। यूपी टीजीटी और पीजीटी। तो आज मैं लेके आई हूँ घटना चक्र। यूपी टीजीटी पीजीटी का घटना चक्र, इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। जो भी इससे संबंधित टॉपिक है और जो भी क्वेश्चन है उनसे महत्वपूर्ण तथ्य सारे एक साथ करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 2-3 वीडियो में मैं इसे खत्म करने की कोशिश करूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी पीजीटी सभी चैनल से जुड़ जाइए और अपनी यूपी पीजीटी टीजीटी की तैयारी पुख्ता कीजिए। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गारसतासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या मिर्स बंधु विनोद ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गारसदा तासी से। गारसतासी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। गारसतासी ने 2 भागों में इस ग्रंथ का प्रकाशन किया। पहला भाग जो हुआ था वो 1839 और दूसरा भाग इसका 1847 में प्रकाशित हुआ। ये जो भाषा में लिखा गया था, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ है और इस ग्रंथ का नाम है इस्तावर व ला लिटरेतु एंदुई ए हिंदुस्तानी। जो इसका दूसरा संस्करण आया था, दूसरा जो संस्करण था वो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1871 में। इसमें कुल 738 कवियों का, कितने? 738 कवियों का इसमें वर्णन किया गया, हिंदी और उर्दू से संबंधित। हिंदी और उर्दू से संबंधित कितने कवि थे इसमें? 738, जिसमें महज 72 कवि जो हुए वो केवल हिंदी के थे। 72 कवि किस से थे? हिंदी के। बाकी सब किससे संबंधित थे? उर्दू से। यह जो ग्रंथ वर्णानुक्रम के आधार पर लिखा गया था, वर्ण के क्रम के आधार पर। गारसतासी ने इस ग्रंथ को किसके आधार पर लिखा था? वर्ण क्रम के आधार पर। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका जो हिंदी में अनुवाद किया था, इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अनुवाद किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। फ्रेंच भाषा में लिखा गया, तो फ्रेंच से ये हिंदी में अनुवाद करने वाले लेखक कौन थे? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। किस शीर्षक से किया? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक 1952 ईस्वी में इसे प्रकाशित कराया गया था। ये थे इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो इसमें हम किए हैं। व्याख्या में देख लेते हैं। पहला भाग इसका 1839 में और तीसरा भाग जो इसका 1847 में। कौन सा ग्रंथ है? फ्रेंच भाषा में ये लिखा गया है। इस्तावर द लिटरेरी एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ। हिंदी और उर्दू के लेखक कवियों का वर्णानुक्रम दिया गया है। पहला भाग 1839, द्वितीय भाग 1847 में। महत्वपूर्ण है यहाँ से ये कि यह ग्रंथ किस पत्रिका में प्रकाशित था? सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज गिर्शेदन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। यानी कि ये जो था, जो एशियाटिक सोसाइटी उसमें जो प्रकाशित हुआ था बंगाल पत्रिका में, तो वो था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसमें हमने गारसा तासी के बारे में पढ़ लिया, इससे संबंधित। अब पढ़ेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन के से संबंधित। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह है
जॉर्ज गिरिशन के द्वारा। और ये 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नामक पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। यानी कालक्रम का जो कालक्रम के आधार पर जो रचना की किसने की थी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ को बहुत से विद्वान सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ मानते हैं। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली और प्राकृत, अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू से अलग किया गया था। इसमें पहली बार जो कवियों का वर्गीकरण हुआ था वो काल क्रम के अनुसार हुआ था। इस संपूर्ण ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 11। किसमें? जॉर्ज गिरिशन द्वारा जो रचा 11 ग्रंथ है, 11 अध्याय हैं। 11 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय एक काल का सूचक है और हर अध्याय का नामकरण भी किया गया है। इस ग्रंथ में जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में कुल 952 कवियों का शामिल किया गया है, जिनमें से 886 कवियों का विवरण आधार शिव सिंह सरोज से है। यानी कि 886 कवियों का जो विवरण है वो किससे है? शिव सिंह सरोज से लिया गया है, जो शिव सिंह सैगर ने लिखी रचना है। इन्होंने सर्वप्रथम जॉर्ज गिरियर्सन ने सर्वप्रथम 16वीं और 17वीं को भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। 16वीं और 17वीं सदी को के काल भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। स्वर्ण युग कहा। तो ये हैं इससे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण। और जॉर्ज ग्रियर्सन का जो है किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित कराया। इस साहित्य इतिहास में यह ग्रंथ नींव का पत्थर माना गया है। तीसरे कवि हुए हमारे यहाँ पे मिर्चबंधु। मिर्चबंधुओं ने मिर्चबंधु विनोद की रचना की। विनोद नामक रचना की। मिर्चबंधु विनोद। इसे इन्होंने 4 भागों में, इसके कुल कितने भाग है? 4। पहले 3 भाग जो किसमें प्रकाशित हुए? 1913 में। और जो चौथा भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ। ये 3 भाई हुए, तीनों भाइयों ने मिलकर इस ग्रंथ की रचना की। 3 भाइयों में श्याम बिहारी, सुख बिहारी और गणेश बिहारी का नाम आता है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। मिर्चबंधु 3 भाई थे, गणेश, सुख और श्याम। तो ये था मिर्चबंधु विनोद से संबंधित महत्वपूर्ण। अब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 में हुआ। यह ग्रंथ नागरी पंचानी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। किस रूप में लिखा गया था? यह भूमिका के रूप में। भूमिका को हिंदी साहित्य के विकास का नाम दिया गया। यह हिंदी का सर्वाधिक और प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। और इसमें कौन सी पद्धति अपनाई गई है? विधेयवादी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी विधि अपनाई? विधेयवादी पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग गाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में भी वर्णित किया गया। और किस रूप में? पूर्व पीठिका। संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक और सुव्यवस्थित काल विभाजन किया कि परवर्ती इतिहास ग्रंथों में प्राय उसका ही प्रयोग किया गया। तो यहाँ थे ये चारों कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें होगा पहला ऑप्शन बी। दूसरा है
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? अरशद तासी ने किया था। और इस ग्रंथ का किस भाषा में होता है? फ्रेंच में। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया फ्रेंच भाषा में। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। लैंग्वेज देखो कैसे बदल बदल के क्वेश्चन की रखे हैं। हिंदुस्तानी साहित्य इतिहास लिखने वाले अरशद तासी किसके विद्वान थे? तो किसके विद्वान थे? अंग्रेजी के, फ्रांसीसी के, स्पेनिश या जर्मन के। तो राइट आंसर होगा फ्रांसीसी के। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम। इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? अरशद तासी ने। काल क्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम ग्रंथ किसने लिखा? तो राइट आंसर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसके द्वारा लिखा गया? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। कब प्रकाशित हुआ? ये प्रकाशित हुआ था 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन डी। स्थावर द ला लिटरेतु एंड ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा अरशद तासी। इसके बारे में शुरू में मैं व्याख्या कर चुकी हूँ। इंपोर्टेंट तथ्य सारे। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है जयसुआ कैटोला। ऑप्शन ए। यहाँ व्याख्या देखते हैं। हिंदी का प्रथम जो व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान जयसुआ कैटलर है। ये डच पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। यानी कि जो जयसुआ कैटलर थे तो जब भारत आए तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। देखिए हमें व्याख्या भी ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि अगली बार जो एग्जाम में क्वेश्चन व्याख्या से संबंधित भी पूछा जा सकता है। इस ग्रामर की रचना किस भाषा में हुई? डच भाषा में। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया। सन 1943 ईस्वी में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन में एक नई चेतना का संचार हुआ। किशोरीदास वाजपेयी की कौन सी पुस्तक का इसमें वो हुआ था प्रकाशन? ब्रज भाषा व्याकरण। कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 इंपोर्टेंट है। ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी निरुक्त 1949, हिंदी शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ। तो ये व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, इन सबको याद रखना है, रट लीजिए सबको। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा। मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया तथा जिसे आगे परिवर्तित और विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? तो राइट आंसर होगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? तो 1929 में। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसमें मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ऑप्शन बी गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास या शिव सिंह सैगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। शिव सिंह सरोज का रचना काल समय क्या है?
1833, 1830, 1836, 1840। तो ये केवीएस में पूछा गया, इसमें कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1883 है। 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 ईस्वी में शिव सिंह सैगर शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा। इसमें 838 लगभग 1000 भाषा कवियों के जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। इसमें शिव सिंह सरोज में। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो राइट आंसर होगा पादरी एडिसन गिव्स। स्केच ऑफ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन ग्रीव्स है। पादरी एफ.वी. के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का जो पादरी एफ.वी. के ने कौन सी रचना लिखी थी? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इंपोर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। के नाम से प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राइट आंसर है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। ग्रियर्सन द्वारा रचित मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया था। तो ये भी याद रखना है, हिंदी साहित्य मतलब जो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त हैं, उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किस शीर्षक में किया था? तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के रूप में। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, किशोरीलाल गुप्त का जो जन्म हुआ वो 1916 ईस्वी भदोई उत्तर प्रदेश में। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में विभाजित है। किशोरीलाल गुप्त की जो अंतिम प्रकाशित रचना थी सूरसागर की टीका, तो उसके कितने खंड है? 4 खंडों में विभाजित है। तो सभी यूपीटी, टीजीटी, पीजीटी तैयारी करने वाले स्टूडेंट, छात्र छात्राएं घटनाचक्र को एक बार जरूर से रिवीजन के तौर पे आप जरूर देखिए। हो सकता है हमारा कोई भी मेन इंपॉर्टेंट तथ्य जो बच गया पहले बार पढ़ने में, वो अब हमें नजर पड़ जाए। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो किससे किया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से। ऑप्शन बी। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद प्रकाशित कराया? स्थावर द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी को, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो स्थावर द लिटरेचर के लेखक कौन है? गौरसदा तासी। साथ साथ हम करते चलेंगे, कई बार हम पढ़ेंगे तो हमारा करते करते यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे लेखक और कवि रट जाएंगे। स्थावर द लिटरेचर हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? गौरसदा तासी। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के हैं ग्रीव्स, पादरी एफ ग्रीव्स। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। ए हिस्ट्री ऑफ इसके हैं ग्रीव्स और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के पादरी एफ.वी. के। पादरी एफ.ई. के। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। तो किशोरीलाल गुप्त ने किसका किया था? ऑप्शन डी इसी का, यही सही राइट आंसर है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। लेखक का नाम पूछा तो किसने लिखा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ऑप्शन ए। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन सी रिपीट है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है?
तो किस में मिलता है काल विभाजन? जॉर्ज ग्रियर्सन में मिलता है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंतिम सीमा कब तक मानी है? 1400 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का शाब्दिक उपयोग किया? तो किसने किया था शाब्दिक कवियों को? मिर्च बंधुओं ने। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिर्च बंधुओं ने अपनी कृति मिर्च बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया। इस प्रकार मिर्च बंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का शाब्दिक उपयोग मिलता है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? तो मिर्च बंधु ने। अब यहाँ पे जो हम इनका जो समय काल है, ये रचनाएं भी मिल सकती है, जैसे शिव सिंह सैगर। तो शिव सिंह सैगर की जो रचना है शिव सिंह सरोजा, और उसका प्रकाशन वर्ष है 1883। जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, उसका प्रकाशन है 1888। शिव सिंह सरोज का 1883। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है प्रकाशन वर्ष 1929 है। हिंदी साहित्य का इतिहास। और मिर्च बंधु का है 1913 और 1934। पहला भाग 1913, पहले 3 भाग इनके 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। तो इन रचनाओं के आधार पर हमें इनकी रचनाओं का क्रम लगाना है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए होगा। मिर्च बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम बताइए। श्याम बिहारी, सुख बिहारी, राम बिहारी। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव। तो यही हमारा सही राइट आंसर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? जी एस एस। जी एस एस। जी से गणेश, एस से श्याम बिहारी और सुख बिहारी। मिर्च बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र है। मिर्च बंधु विनोद के 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में किया गया, जबकि चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। और लगभग कितने कवियों का इसमें वर्णन किया गया था मिर्च बंधु विनोद में? 5000। मिर्च बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1934। मिर्च बंधु विनोद कितने भागों में है? तो 4 भागों में, ऑप्शन बी। मिर्च बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित की। संवत 1890 से विक्रम संवत 1925, संवत 1791 से विक्रम संवत 1889, संवत 1890 से संवत 1925, संवत 1791 से संवत 1889। सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संवत 1890 ईस्वी से विक्रम संवत 1925। यहाँ मिर्च बंधुओं के अनुसार समय काल दिया गया है। मिर्च बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है। नंबर 1, प्रारंभिक काल का समय काल 700 से 1440 विक्रम संवत तक। दूसरा, माध्यमिक काल 1445 से 1680 तक। तीसरा, अलंकृत काल 1680 से 1889। परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत तक है। और वर्तमान काल 1926 से विक्रम संवत अब तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना निर्धारित किया? तो राइट आंसर होगा 1868 से 1893 तक। किसका है ये? प्रथम उत्थान का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी संवत 1925 और 1950। ये जो संवत है यहाँ पे ये संवत में दिया गया, और 1925 से 1950 ये 1868 जो ईस्वी में और 1925 से 1950 संवत में दिया गया।
अगर हम संवत हमें निकालना है तो संवत में से क्या करेंगे, 1800 ईस्वी में हम क्या करेंगे, 57 प्लस कर देंगे। 1868 में क्या करेंगे, 57 प्लस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1925। इसी प्रकार 1893 में से 57 प्लस तो क्या हो जाएगा, 1950। आप जोड़ लेना। अगर हमें संवत में निकालना है, जैसे 1950 है, तो 1950 25 में से मैं 57 माइनस कर दूंगी, तो ये हमारा ईस्वी में मिल जाएगा 1868। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा संवत और ईस्वी में हमें कैसे निकालना है। भाई संवत में ऐसे हम 57 माइनस कर देंगे, तो संवत में से 57 माइनस कर देंगे तो ईस्वी निकल आएगा, और ईस्वी में 57 प्लस कर देंगे तो हमारा संवत समय निकल जाएगा। 1925 से 1950 तक तथा द्वितीय उत्थान 1893 से 1918। जब भी आप कोई भी प्रैक्टिस सेट करें तो आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठे, और साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वे इन्हें बनाते चले, इन्हें लिखते चले। अब जैसे ये है प्रथम उत्थान का समय काल आपको नोट करना है, फिर द्वितीय समय का 1893 से 1918 संवत, 1950 से 1975 तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया। मैंने ये घटना चर्चा शुरू से की है, क्योंकि इससे पहले मैंने रिवीजन कराया था साफ तौर पर। अब मैं इनका एक एक पॉइंट लेके आपको एक एक महत्वपूर्ण तथ्य साथ में व्याख्या करते हुए चलूंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की समय काल अवधि निर्धारित की। तो कितनी मानी है, 1900 से 1950, 1925 से 1950 विक्रम संवत तक, संवत 1925 से 1975 और संवत 1900 से 1925 विक्रम एक तक। तो कब तक का समय माना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी। 1925 से 1950 विक्रम संवत तक प्रथम उत्थान का समय काल है। 30 क्वेश्चन नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया। 1893 से 1918, 1900 से 1920, 1885 से 1918, 1903 से 1920। इसका सही अर्थ होगा द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, नागरी पंचाननी सभा की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी, 1893 ईस्वी में। व्याख्या देखते हैं। काशी नागरी पंचाननी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरी पंचाननी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति और प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्र संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस संस्था का महत्वपूर्ण स्थान रहा। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया था। इस शब्दकोश के संपादक कौन रहे, श्याम सुंदर दास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि शब्दकोश के संपादक कौन रहे, तो श्याम सुंदर दास थे। काशी नागरी पंचाननी सभा की स्थापना कब हुई, 1893 में। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, स्थापना कब हुई, 93 में। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था, तो नागरी पंचाननी सभा ने किया। नागरी पंचाननी सभा में के संस्थापकों में कौन नहीं थे। बाबू श्याम सुंदर दास थे, पंडित रामनारायण मिश्र थे, ठाकुर शिव कुमार थे, रामचंद्र वर्म नहीं थे। तो राइट आंसर होगा सी। अब इन्हें कैसे याद करना है, तो श्याम, राम और शिव। श्याम, राम और शिव, ये तीन नाम थे। तो ये भगवान के नाम पर है, तो आप इन्हें याद रखते हो। श्याम से श्री कृष्ण जी है, राम से राम और शिव से शिव। तो श्याम, राम, शिव तीन थे जो नागरी पंचाननी सभा के संस्थापक थे। और इसका जो प्रकाशन हुआ था, नागरी पंचाननी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को कहाँ पर हुई थी, वाराणसी में हुई,
जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी विभूतियों का मुख्य योगदान रहा। आचार्य राम आचार्य रामचंद्र वर्मा ने हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार भी रहे। तो आचार्य रामचंद्र वर्मा क्या रहे? हिंदी साहित्यकार और कोशकार रहे। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया, हिंदी का मानकीकरण किया और इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विक्रम संवत 1800 में, 1800 ईस्वी में, 1798 और 1802। तो हमें यहाँ पर ईस्वी और विक्रम संवत का भी अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम याद कर लेते तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, हमें पता है, तो इस ईस्वी और संवत में हम गलत भी कर बैठते हैं। तो इसलिए हमें हर एक तथ्य को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। तो राइट आंसर होगा 1800 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेजली ने लॉर्ड वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गई। यानी जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसका पहले क्या नाम था? ओरिएंटल सेमिनरी। फिर बाद में क्या हुआ? फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ वेलेजली ने की थी। वेलेजली का पूरा नाम क्या है? मार्केस ऑफ वेलेजली ने। और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो गिलक्राइस्ट क्या होते थे? अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए दो भाषा पंडितों लल्लूलाल और सदल मिर्स की नियुक्ति की थी। जो भाषा में अपने क्या थे? पंडित थे, विद्वान थे, जिन्हें भाषा पे अटूट ज्ञान प्राप्त था। तो वे कौन थे? लल्लूलाल और सदल मिर्स। और इनकी इन्होंने नियुक्ति की थी इस पर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 ईस्वी में। ऑप्शन ए। स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में, कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो जॉन गिलक्राइस्ट थे। ऑप्शन ए। सदल मिर्स की भाषा की विशेषता कैसी थी? पूर्वीपन था, उर्दू की पूर्वमुखता थी, सहज और प्रभावी में किस्सा गोसाई। तो राइट आंसर है पूर्वीपन। सदल मिर्स बिहार प्रांत के साहबाबाद जिले के ध्रुव डीहा गांव के रहने वाले सागदीप ब्राह्मण थे। तो भाई क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि सदल जो मिर्स थे वे कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, उनके पिता का क्या नाम था, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन ऐसी तरह से पूछे जाते हैं। तो इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था और ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखों में विशेष महत्व रहा। इनके संबंध में संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन, बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली गद्य ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। सदल मिर्स हिंदी के पहले गद्यकार थे और सदल मिर्स की दो गद्य कृतियां प्रसिद्ध है, जो नासिकेतो पाखान या चंद्रावती। नासिकेतो पाख्यान का दूसरा नाम अन्य नाम क्या है? चंद्रावती। ये 1803 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरी है रामचरित जो 1806 में प्रकाशित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में ईसा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र का ही स्वीकार किया जाता है। तो पहले कौन थे? ईसा अल्लाह खां, उसके बाद सदल मिश्र का स्थान आता है। लल्लूलाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा यह शैली किस शैली में लिखी गई? आख्यात्मक शैली में रचना की गई।
मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि सदा सुखलाल की कौन सी रचना जो धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है, तो सुख सागर है। इसकी भाषा पर पंडिताऊपन और फारसी का प्रभाव है। ईसा अल्लाह खां की रचना जो रानी केतकी की कहानी है, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। रानी केतकी का अन्य नाम क्या है? उदयभान चरित। इसकी भाषा पर उर्दू और अरबी फारसी का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रास्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। उन्होंने आगरा के लल्लूलाल और आरा के सदल मिर्स को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया था। लल्लूलाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, कौन सा है? प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो राइट आंसर है लल्लूलाल की। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां। सदल मिश्र की रचना क्या है? सदा सुखलाल। लल्लूलाल की रचना प्रेम सागर। और सदा सुखलाल के नासिकेतोपाख्यान। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं ईशा अल्लाह खां। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो कौन थे? सदल मिर्स थे। इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे? तो राइट आंसर है लल्लू लाल। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन से हैं? तो सदल मिर्स। ऑप्शन ए। नासिकेतोपाख्यान के सदल मिर्स हैं। इनमें से सदल मिर्स की रचना कौन सी है? तो राइट आंसर है नासिकेतोपाख्यान। ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है उदयभान चरित। उदयभान चरित के लेखक है ईसा अल्लाह खां। सुख सागर की रचना है सदा सुखलाल की। सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। ऑप्शन सी। डॉक्टर नगेन अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदा सुखराय निसार नियाज नहीं, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्राय सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण और भागवत पुराण का मुंशी जी ने पदानुवाद किया था। पदानुवाद किया तो इनकी अन्य दो गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हुई, सुरासुर निसार निबंधात्मक और सज्जन दुर्जन का विवेचन, और वार्तिक दयालु दास के धुर पदों का यह भाष्य है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ 1768 ईस्वी में लिखा गया। इसमें रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत ही साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ भी माना है। तो ये भाषा योग वशिष्ठ को खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ किस कवि ने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। योग वशिष्ठ के लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन बी। खड़ी बोली की पहली रचना है नासिकेतोपाख्यान। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल द्वारा रचित गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। तो 1623 ईस्वी में जटमल द्वारा रचित रचना कौन से? गोरा बादल की कथा का उल्लेख। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र और लल्लू लाल दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में
साथ गए थे। वहां सदलमिश ने 1803 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान की रचना की और 1805 ईस्वी में लल्लूलाल प्रणीत प्रेम सागर श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली गद्य रूपांतर का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा लिखा गया? तो राइट आंसर है जेठमल के। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर है सदल मिर्स ने। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट और सदलमिस को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजद्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन हुए? राजा लक्ष्मण सिंह या राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा राधिका रमन सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। फारसी पे पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लल्लूलाल। अब है आदिकालीन साहित्य से संबंधित। अब तक जो हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही थी वो चल रही थी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है हमारा आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। यहाँ से एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल शंकरत्याय ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो राइट आंसर होगा वीर गाथा काल किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ पे हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नाम, अलग अलग नाम से वर्गीकरण किया, जो इस प्रकार है। डॉक्टर गिरियसन आदिकाल को चारण काल कहते हैं। मिर्च आदिकाल को प्रारंभिक काल। डॉक्टर गणपति चंद प्रारंभिक काल। मिर्च और गणपति चंद दोनों क्या मानते हैं? प्रारंभिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि काल को वीरगाथा काल। राहुल शंकरत्याय आदि काल को सिद्ध सामंत काल मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को बीजोपन काल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा चारण काल और संधि काल मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इन कथनों को जरूर पढ़ लीजिए। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युगम अशुद्ध है? गलत बताना है तो इनमें से बीजोपान किसने माना? यही कथन हमारा गलत है। बीजोपान किसने माना था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्याय ने, संधि और चारण काल डॉक्टर रामकुमार, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र। तो ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ऑप्शन सी। हिंदी में आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल का युग, सिद्ध सामंत काल युग से किस नाम से किसने पुकारा? तो राहुल सांकृत्याय ने। ऑप्शन डी।
सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्याय ने, ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य को सामंत काल सिद्ध सामंत युग किसने दिया? राहुल सांकृत्याय ने। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्याय ने। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास। तो बीजोपन काल किसने माना था? ऑप्शन सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो यही हमारा सही राइट आंसर होगा। एक पेज छूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? संवत 1000, संवत 1050, संवत 1075, संवत 1100। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी संवत 1050 माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना था? तो 1050 से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 से माना। हिंदी साहित्य के 900 वर्ष के इतिहास को 4 भागों में बांटते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसका नामकरण किया, जिसका विवरण निम्नलिखित है। आदिकाल का वीर गाथा काल का समय 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल का संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल को रीति काल संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल गदकाल 1900 से 1984। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो राइट आंसर है 693 ईस्वी से। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने एक विशेष कालखंड 693 से 1693 ईस्वी तक रचित हिंदी साहित्य का विवेचन किया। विवेच्य 7 प्रकरणों संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, अनुकर्मणि काल और भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य विभाजित है। इस आधार पर डॉक्टर वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी मानते हैं। इंपोर्टेंट है 693। और इन्होंने इस ग्रंथ का जो विवेचन किया कितने प्रकरणों में? 7 में। जो 7 दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 7 प्रकरणों में रामकुमार वर्मा ने इसे गणपति चंद्र गुप्त ने बांटा है खंड को। रामकुमार वर्मा ने बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक, वैदिक, प्राकृत या पाली। तो बौद्ध धर्म से है पाली भाषा का। प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं। उनमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से। तो अर्धमागधी का संबंध किससे है? जैन धर्म ग्रंथों से। बौद्धों का संबंध है पाली और प्राकृत से। जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहां पाली भाषा पहुंची और जहाँ जैन धर्म का प्रचार हुआ वहां पर जैन भाषा पहुंची। जहाँ जैन धर्म के साथ अर्धमागधी प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्वपूर्ण तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्री प्राकृत का प्रधान रूप है। निम्नांकित में अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो राइट आंसर है भरतेश्वर बाहुबली रास की। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में मुनि जिन विजय 1184 ईस्वी में मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में
1184 में मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की राज परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इनकी रचना शालिभद्र सूरी ने की थी। शालिभद्र सूरी ने पंच पांडव चरितरास की भी रचना की। खुमान रासों के छंद इसमें प्राप्त हुए। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक रचना पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लिया कि दलपति विजय की खुमान रासों का कवि था और ढोला मारूरा दुहा के कल्लोल कवि है। ढोला मारूरा दुहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। लोक काव्य दोहा बंध था और मौखिक परंपरा में सुना और गाया जाता था। ढोला मारूर क्या थी? एक लोक भाषा का काव्य ग्रंथ था, लोक भाषा से संबंधित। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो राइट आंसर है भरतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश प्रभावित रचना से संबंधित है। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास। समय है 1184 ईस्वी में। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है, तो कौन सा है? ऑप्शन डी ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। दुहा घाणाम पुराणाम अछई पंक्ति इसकी प्राचीनतम की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयों के साथ जोड़कर विस्तार दिया। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो राइट आंसर है पंतजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पंतजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत और साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध तथ्य अपभ्रंश कहलाते हैं। अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश की भाषा। अवहट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है, बिगड़ा हुआ। इसमें अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट अपभ्रंश एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की एक कड़ी माना जाता है। अवहट भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं अदयमान, अब्दुल रहमान संदेश रासक या संदेश रासक, दामोदर पंडित उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिश्वर ठाकुर की वन रत्नाकर, विद्यापति की कीर्ति लता। तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो किससे संबंधित है? ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट भाषा के प्रमुख रचनाकार दिए हैं ये। अवध भाषा के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो रचनाकार में अदयमान, अब्दुल रहमान, पंडित दामोदर, ज्योतिश्वर ठाकुर और विद्यापति। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो राइट आंसर है शिक्षा। राहुल सांकृत्याय के अनुसार चर्या और दोहा गीत कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध थे। कौन? सरापा। ऑप्शन ए। सरापा का समय था 6वीं से 7वीं सदी, कनप्पा का 8वीं सदी, धोबी का 8वीं, धोबी का है 9वीं। ये 9वीं सदी के हैं। नेक्स्ट है राहुल सांकृत्याय के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरापा है। सरापा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। राहुल सांकृत्याय ने सरापा का समय विक्रम संवत 690 से 633 ईस्वी में स्थिर किया। बच्चन सिंह ने लिखा है अखरोस की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कथन। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन रहे? तो सरापावाद रहे। विद्यापति 14वीं सदी के कवि हैं। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था।
कबीर का 1398 में। 1398। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1513 में, कबीर की। नेक्स्ट है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरपयवाद है। वे सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। राहुल शंकरताई ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरपद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सरहपा, सरोजवर्ज, पद तथा पदवर्ज आदि नाम भी मिलते हैं। वे दो बौद्ध धर्म की वर्जियान और सहजियान के प्रवर्तक 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई। सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल शंकरताई ने दोहा कोश नाम से किया था। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने साली भसूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार साली भसूरी हिंदी के प्रथम कवि है? तो राइट आंसर है गणपति चंद्रगुप्त। सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? तो सरहप्पा है, ऑप्शन ए। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरहप्पा है, ऑप्शन बी। सरपवाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो सरपवाद को पंडित राहुल शंकरताई ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? पुष्पदंत को, हेमचंद को, सरापा को या विद्यापति को? तो राइट आंसर है सरापा को। सरापा 6वीं से 7वीं सदी के कवि माने जाते हैं। पुष्पदंत को 10वीं सदी का मानते हैं, हेमचंद को 12वीं सदी का और विद्यापति को 14वीं सदी का। राहुल शंकरताई ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सरापा को, राइट आंसर। लुइपा 9वीं सदी के हैं, सवरपा भी 8वीं सदी के हैं, चंद्रवरजाई 11वीं से 12वीं सदी के माने जाते हैं और सरापा 7वीं सदी के, 6ठी से 7वीं सदी के। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरापा है, ऑप्शन ए। देवसेन 10वीं सदी के हैं। कबीर का जन्म 1398 में, 1398। मृत्यु इनकी 1513 में हुई थी, 1518 या 13 के आसपास हुई। सबरपा का जो समय काल है वो आपका है 8वीं सदी। देवसेन का समय 10वीं सदी। देवसेन 10वीं सदी के माने जाते हैं, सरपा 6ठी से 7वीं सदी के माने जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। स्वंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो राम कुमार वर्मा ने। स्वंभू कौन सी सदी के? तो 8वीं सदी के कवि, 8वीं सदी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907, रामचंद्र शुक्ल का 1884, राहुल संकाय का 1893। सहजयान के प्रवर्तक हैं सरपा, राइट आंसर है। लुइपा 9वीं सदी के, सवरपा 8वीं सदी के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी, प्राकृताभास, अपभ्रंश। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह कथन व्यक्त किया है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल हिंदी का आदिकाल कहते हैं। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही वह बड़ा समय है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश काल भी कहते हैं। कुछ लोग पुरानी हिंदी 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विरोध किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राक्तभाष हिंदी का अपभ्रंश कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी की प्राक्तभाष हिंदी को ही अपभ्रंश कहा है। प्राक्तभाष हिंदी से क्या आशय है? तो प्राक्तभाष हिंदी का आशय है अपभ्रंश भाषा। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी या सर्वप्रथम किसने कहा? तो राइट आंसर है चंद्र शर्मा गुलेरी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा। इनकी प्रसिद्धि के कारण उनके द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था, यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम संवेद की कहानी है, जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये पूर्व द्वितीय फ्लैशबैक पद्धति पर लिखित कहानी है। इसे औपन्यासिक कहानी या कहानी कम में मील का पत्थर कहा जाता है। इन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? तो राइट आंसर है चंद्र शर्मा गुलेरी ने। पंडित शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? राजा मुंज को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभस्म सूरि को, स्वयंभू को। तो राइट आंसर होगा स्वयंभू को। स्वयंभू 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू देवकृत पमचर्य 5 कांड है, यानी कि स्वयंभू की जो रचना है वो पमचर्य है। उस पमचर्य में 5 कांड 83 संध्या सर्गों में वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 49 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन सी। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन है? हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र या दत्त? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वयंभू। तो ये थे 50 क्वेश्चन आज हमने यहाँ इसके आदिकाल से संबंधित। कल से करेंगे हम 51 से आगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और एक हिंदी साहित्य ज्ञान ट्री से संबंधित मेरा दूसरा चैनल है, जिसे भी यूजीसी नेट से संबंधित तैयारी करनी, तो वहाँ पे मैंने 0 से आखिर तक कंटेंट सारा शुरू किया हुआ है। पीवाईक्यू भी मिलेंगे वहाँ पे, और कहानी से संबंधित अब तक मैं उस पर 11 कहानियों की एक मैराथन डाल चुकी हूँ। और आदिकाल भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, थ्योरी भी है, कंटेंट भी है। तो सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जो भी यूजीसी नेट से संबंधित तैयारी करिए तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय पर वहाँ से नोटिफिकेशन मिलता रहे और संपूर्ण कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कर लिए।
और चैनल को सपोर्ट कीजिए।